हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम 22, 23 और 27 तारीख को है। 22, 23 और 27 अक्टूबर को IBPS बैंक PO का जो एग्ज़ाम है, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे सारे, सेंटेंस करेक्शन के, स्पॉटिंग एरर के और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन मैंने IBPS बैंक PO के जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से लिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें SBI बैंक PO के हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें IBPS बैंक PO के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि अभी 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन आए थे। तो स्पॉटिंग एरर, डेफिनेटली स्पॉटिंग एरर और आपका क्लोज टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेंटेंस करेक्शन के आप 5 या 6 क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट के 5 या 6 क्वेश्चन यदि आप कर देते हैं सही सही, तो आपका IBPS बैंक PO का जो प्री का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये नया पैटर्न है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा। पूरा क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइड रहेगा और जिस पार्ट में आपको एरर लग रही है उस पार्ट वही पार्ट आपका आंसर होगा। और यदि कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा ई। विद नो गवर्नमेंट कंट्रोल एंड लीस्ट रिगार्ड टू द इन्वायरमेंट, द प्राइवेट वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पोजेज अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी इन इंडिया। देखिए, इस सेंटेंस का पहले मैं मतलब बताऊंगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है और कोई रिगार्ड नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। तो इसलिए जो प्राइवेट वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी तरफ से एक खतरा पैदा हो रहा है पब्लिक सेफ्टी के लिए इंडिया में। ठीक है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो इस सेंटेंस में गलती कहां पर है? विद नो गवर्नमेंट कंट्रोल एंड लीस्ट का मतलब कम से कम, रिगार्ड। तो इसमें गलती है यहां पर। रिगार्ड होता है किसी के लिए, रिस्पेक्ट होता है किसी के लिए। ठीक है, तो रिगार्ड फॉर यहां पर आएगा, रिगार्ड फॉर। और देखिए, पूरा सेंटेंस बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन मिस्टेक इसमें बहुत माइनर मिस्टेक है और ये है टिपिकल बैंकिंग सेंटेंस। ये IBPS बैंक PO का ही लास्ट ईयर, ये 2010 का क्वेश्चन है। सारे 2009, 10 और 11 से मैंने क्वेश्चन लिए हैं IBPS बैंक PO के। तो इसी तरीके के सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट 22, 23 और 27 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें आएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसमें आपकी एरर जो मानी जाएगी वो ए में इसका आंसर होगा। ठीक है, और यहां पर गवर्नमेंट्स कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरलाइज हो चुकी हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ, पब्लिक सेक्टर हुआ और बहुत तरह के इस तरह के फ्रेजेस हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अपोस्ट्रोफी एस का। तो ये एक जनरल टर्म है, गवर्नमेंट्स कंट्रोल नहीं होगा इसमें, गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सही है। और ये सेंटेंस मैंने एज इट इज लिया है जो बैंकिंग एग्जाम में आया है। ये सेंटेंस मैंने खुद क्रिएट नहीं किए हैं। एज इट इज जो जैसे ओरिजिनल सेंटेंस आपके बैंकिंग एग्जाम में आए हैं लास्ट ईयर्स में, वहीं से मैंने ये सेंटेंस लिए हैं। तो इसमें मतलब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, एज इट इज मैंने ये सेंटेंस लिए हैं। और इसमें ए आपके पार्ट में गलती होगी क्योंकि रिगार्ड होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो लीस्ट रिगार्ड फॉर द एनवायरमेंट इसमें होगा और इसमें आपका आंसर होगा ए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी एरर के बारे में, आपको यदि कोई और एरर लग रही है इसमें या आप इसको कुछ और तरीके से डील करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए और मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा, उसका जवाब आपको दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनी ऑफ द टुडेज एम्प्लॉयज आर सफरिंग फ्रॉम एन इमोशनल रिसेशन बिकॉज दे हैवंट फाउंड सफिशिएंट मीनिंग इन देयर वर्क लाइफ। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आज की तारीख में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है क्योंकि उनके मन का काम उनको नहीं मिलता। वो नौकरी कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो उनका जुनून है, जो उनका पैशन है, वो उनको करने को नहीं मिलता और वो वहाँ पर कुछ टाइम बाद बोर होने लगते हैं। तो उनकी वर्क लाइफ में एक डलनेस आ जाती है, एक मोनोटोनी आ जाती है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो इस सेंटेंस में गलती देखिए कहाँ पर है। मैनी ऑफ द टुडेज एम्प्लॉयज आर सफरिंग फ्रॉम, देखिए ये वाला पार्ट पूरी तरीके से सही है, एन इमोशनल रिसेशन बिकॉज, देखिए ये वाला पार्ट भी सही है, दे हैवंट फाउंड सफिशिएंट मीनिंग इन देयर लाइफ्स, ये भी सही है, लाइफ्स भी सही है।
तो इसमें गलती यहाँ पर है एक्चुअली, मैनी ऑफ द टुडेज एम्प्लॉयज की जगह आपको लिखना चाहिए मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज टुडे। मैनी ऑफ द टुडेज एम्प्लॉयज की जगह आपको लिखना चाहिए मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज टुडे, क्योंकि सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि आज के एम्प्लॉयज, ठीक है, वर्तमान टाइम के जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के हों, और अगर आप ऐसे लिखेंगे कि मैनी ऑफ द टुडेज एम्प्लॉयज, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं टुडे को, मतलब टुडे एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया और उसके वो एम्प्लॉय हुए, तो इस तरीके से इसका मीनिंग गलत निकलेगा। तो इसका सही जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हों, टुडे, टुडे मतलब आज के टाइम में, ठीक है, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज टुडे, इसको इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ए पार्ट में आपका गलती है और ए इसका आपका आंसर होगा। इसी तरीके की मिस्टेक आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने वाली हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, और इसको सॉल्व करने का सही तरीका है कि इसको कूल माइंड से पढ़िए, आराम से पढ़िए, पूरा दिमाग लगा के पढ़िए, और हर सेक्शन को इसको इंडिविजुअली इसको अप्रोच करिए। हर सेक्शन ए को देखिए पहले, फिर बी को देखिए, फिर सी को देखिए, फिर डी को, फिर ई को। इस तरीके से देखेंगे तो आपको एरर निकल के सामने आ जाएगी डेफिनेटली, और पूरा सेंटेंस एज ए होल पढ़ेंगे तो एरर निकल के नहीं आएगी। तो इसमें बेस्ट ट्रिक यही है कि हर पार्ट को इंडिविजुअली आप एग्जामिन करिए, उससे आपको एरर निकल के आएगी। तीसरा देखते हैं, रेडिकल एनवायरमेंटलिस्ट स्टॉर्म्ड इनटू द डिस्कवरी चैनल्स हेडक्वार्टर्स विद एक्सप्लोसिव्स स्ट्रैप्ड फॉर हिज बॉडी। एक रेडिकल एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब है जो पर्यावरण का जो ध्यान रखने वाला जो व्यक्ति है, जो बहुत बहुत पैशनेट है उसके बारे में। तो रेडिकल का मतलब है कि एक पैशनेट है, वो जुनूनी है। स्टॉर्म इनटू का मतलब है एकदम तूफान की तरह भागता हुआ अंदर आया, तो इनटू यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। इनटू दा यहाँ पर सही है। डिस्कवरी चैनल्स यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है, सही है। हेड क्वार्टर एकदम सही है क्योंकि हमेशा ये प्लूरल में यूज होता है, हेड क्वार्टर्स। विद एक्सप्लोसिव सही है, ठीक है, विद एक्सप्लोसिव सही है। इसमें स्ट्रैप्ड फॉर हिज बॉडी ये गलत है। देखिए मैंने सभी पार्ट को इंडिविजुअली एग्जामिन किया, ये गलत है, सॉरी ये सही है, ये सही है, ये सही है, और इसमें एरर निकल के आ गई सामने। स्ट्रैप्ड का मतलब होता है कि वो जो एक्सप्लोसिव था उसकी बॉडी के ऊपर बंधा हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रैप्ड फॉर नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्ट्रैप्ड ऑन, ठीक है। तो डी इसमें आपकी गलती है, डी पार्ट इरोनियस पार्ट है और डी पार्ट इसका में डी मतलब इसमें आपका आंसर होगा। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे सारे पार्ट्स को एक एक करके तो एकदम से एरर निकल के आएगी, और एरर नहीं है वो भी आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन एक एक वाक एक एक सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है, और यही इसकी बेस्ट ट्रिक है। पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग, पीपल हुज परफॉर्मेंस, ऐसे लोग जिनका प्रदर्शन, ये यहाँ पर पीक सही है क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ ये आ रहा है, ये पीक्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। पीक परफॉर्मेंस यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसलिए पीक्स यहाँ पर सही है। इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजीशन फॉर करियर सक्सेस बिकॉज दे आर मोर प्रोएक्टिव देन पीपल हु आर एट देयर बेस्ट इन द इवनिंग। देखिए इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो गलती निकल के आ जाएगी। पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजिशनड, वो सही, वो ज़्यादा पोजीशन में होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस मॉर्निंग में सही निकल के आती है, वो करियर सक्सेस के हिसाब से बेटर पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए आर इन ए बेटर पोजीशन, और या आप लिख सकते हैं आर बेटर पोजीशनड। सही इसमें होगा आर इन ए बेटर पोजीशन, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा आर इन ए बेटर पोजीशन। पीपल हुज परफॉर्मेंस तो सही है यहाँ पर, पीपल हुज परफॉर्मेंस, ऐसे व्यक्ति जिनका प्रदर्शन, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में एस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि लोग बाग बहुत सारे हैं, प्रदर्शन उनका एक ही है। पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स, पीक्स यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से मेजर इसमें मिस्टेक यहाँ पर है बेटर पोजीशनड, ये इसमें वर्ड गलत है, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। और यदि एग्जाम में आपको दो जगह आपको एरर लग रही है, तो जो एरर ज़्यादा मेन आपको लग रही है, ज़्यादा प्रोफाउंड आपको एरर लग रही है, तो उसको आप आंसर टिक करिए। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ट्रिकी सेंटेंसेज आ जाते हैं और 2 या 3 जगह एरर लगती है उसमें, तो जो सबसे मेन आपको एरर लग रही है, सबसे मेन एरर लग रही है, वो ही उसको आप टिक करिए, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के इस तरह के ट्रिकी सेंटेंसेज एग्जाम में देते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। द एशियन यूजर्स आर मोस्ट इंगेज्ड विद द सोशल वेब देन यूजर्स इन द वेस्ट।
ये तो सिंपल है, इसको समझना सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें देन का यूज हुआ है, THAN देन, ठीक है, देन का यूज हुआ है। और देन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर आएगा मोर एंगेज। दो पार्टी हैं, एक एशियन यूजर हैं और एक वेस्टर्न यूजर हैं। तो एशियन यूजर ज़्यादा एंगेज रहते हैं वेस्टर्न यूजर्स की अपेक्षा नेट पर, तो वो इसमें बताया जा रहा है। तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा बी, ठीक है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरियाज इज सच दैट चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स आर required to help in the household work and perform also their chores। देखिए CHORES, चोर्स इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण चोर्स है, कोरस इसका उच्चारण नहीं है। और चोर्स का मतलब होता है हाउस होल्ड थिंग्स, जो डेली कामकाज होते हैं, घर में झाड़ू पोंछा करना, बर्तन मांजना, जो छोटे मोटे जो काम होते हैं उनको बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स। तो यहाँ पर गलती ग्रामेटिकली इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरियाज, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरियाज, ये सेंटेंस सही है। इज सच दैट चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स, सही है। आर रिक्वायर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। आर रिक्वायर्ड टू हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क, ये सही है। एंड परफॉर्म ऑल्सो देयर चोर्स, यहाँ पर एक्चुअली आना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली दो सेंटेंस बोल रहे हैं कि हमारे रूरल एरिया का जो स्ट्रक्चर वो इस तरीके से है कि उनको हाउस होल्ड काम भी करना पड़ता है और अपना जो काम है वो भी उनको निपटाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ऑल्सो जो लगेगा वो एंड के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ से सेकंड सेंटेंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस पर इम्फेसाइज कर रहे हैं कि मतलब ये चीज़ तो है ही, ये भी है। तो जो सेकंड वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो एंड से स्टार्ट हो रहा है, और एंड के बाद ये जो ऑल्सो लगा हुआ है, ये ऑल्सो यहाँ ना लगते हुए इसको आप परफॉर्म से पहले और एंड के बाद लगाएंगे तो वो सही होगा। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरियाज इज सच दैट चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क एंड ऑल्सो परफॉर्म देयर चोर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें वर्ड पोजीशनिंग की मिस्टेक है। और ये भी आपका SBI बैंक PO का सेंटेंस है, और इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। और सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, बेसिक्स हैं, और ये सेंटेंसेस आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी काम में आएंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को यदि आप पूरा देखते हैं एंड तक, तो सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट बिसेट वर्किंग वीमेन are in reality rooted in their social perspective of their position। देखिए, बिसेट का मतलब क्या है? बिसेट का मतलब है किसी व्यक्ति को परेशान करना या ट्रबल करना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट, बिसेट में एस नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पर प्लूरल है, तो बिसेट सही है। बिसेट वर्किंग विमेन ये सही है। आर यहाँ पर सही है। इन रियलिटी सही है। रूटेड इन देयर सही है क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं। इन देयर सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ई, ठीक है। ये नो एरर सेंटेंस है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो आपको और किसी भी तरह का कोई वो हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के। ये नो एरर सेंटेंस है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट बिसेट वर्किंग वीमेन आर इन रियलिटी रूटेड इन देयर सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो औरतों को ट्रबल करती हैं, परेशान करती हैं, वो इस वजह से होती हैं क्योंकि उनकी जो समाज में जो इमेज है, जो सोशल पर्सपेक्टिव है, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये उस सेंटेंस का मतलब है, और इसमें आपका आंसर होगा ई। While a select few have standard of living comparable to the richest in the world, the majority of the population fails to get even 2 meals a day। देखिए, while ये इसमें a सही लगा हुआ है क्योंकि a few एक पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। यदि यहाँ से आप a हटा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये सेंटेंस, जिसका मतलब होगा ना के बराबर, ठीक है। तो ना के बराबर आपको नहीं कहना है, आपको कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस में ये सेंटेंस आएगा, इसलिए ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए आप हटा देंगे तो वो एरर आ जाएगी सेंटेंस में।
क्योंकि फ्यू और ए फ्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है। ए फ्यू जो है वो अफर्मेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, फ्यू यूज होता है काउंटेबल के साथ और लेस आपका यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। और दोनों में यही डिफरेंस है कि फ्यू और लिटिल, सॉरी, लिटिल और फ्यू दोनों ये नेगेटिव वर्ड है, और ए फ्यू और ए लिटिल ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कि सम क्वांटिटी, लेकिन आप फ्यू बोलेंगे तो उसका मतलब होगा ना के बराबर, जो कि पूरी तरीके से यहां पर गलत होगा। फ्यू, वाइल अ सेलेक्ट फ्यू हैव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेरेबल होना चाहिए, एक्चुअली ये कंपेरेबल टू द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ ये फेल्स लगा हुआ है, सही है ये, क्योंकि पॉपुलेशन सिंगुलर है। पॉपुलेशन, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फेल्स टू गेट इवन 2 मील्स अ डे। मतलब कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी है, जैसे अंबानी हुए और दूसरे जो लोग हुए, टाटा बिरला हुए, इन लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि रिचेस्ट लोगों में आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। ये उस सेंटेंस का मतलब है। तो यहां पर आप बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेरेबल टू द रिचेस्ट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक नाउन हो गई, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक नाउन हो गई, और नाउन को आप क्वालिफाई किससे करेंगे? नाउन की जो विशेषता बताएंगे वो आप एडजेक्टिव से बताएंगे। तो कंपेरेबल एक एडजेक्टिव हुआ, कंपेरेबली इसमें बाई आप लगा देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो कंपेरेबल होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेरेबल। कोई आपको ऑब्जेक्शन हो इसमें कोई और आप मुझे बताइए कमेंट में लिख के। इसमें आपका जो आंसर होगा इसमें होगा बी। While a select few have standard of living comparable to the richest in the world, the majority of the population fails to get even 2 meals a day. Meals हम बोलते हैं खाने को या भोजन को, तो 2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं होता, और ये बात काफ़ी हद तक सही है। इसमें एक सच्चाई बताइए इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेदर और नॉट टू कन्फ्रंट देम अबाउट देयर रोल इन द मैटर इज ए डिसीजन विच इज़ येट टू टेक। देखिए, वेदर और नॉट का मतलब है चाहे हम ऐसा करें या ना करें। वेदर और नॉट टू कन्फ्रंट देम अबाउट देयर रोल इन द मैटर, इस मैटर में, इस इशू में उनका रोल क्या है, इस चीज़ के बारे में डिसीजन अभी लिया जाना है किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलेंगे ये डिसीजन विच इज येट टू बी टेकन बाय समबडी। तो यहां पर ये येट टू टेक है, इसकी जगह पैसिव वॉइस में आप लिखा जाएगा, क्योंकि डिसीजन अभी लिया जाना है, इसमें कहीं पर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ये जो पार्ट है आपका ये गलत है। इज येट टू बी टेकन, द डिसीजन इज येट टू बी टेकन, डिसीजन को अभी लिया जाना है, ये पैसिव वॉइस में आएगा। और इसमें आपकी जो गलती होगी, आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब गवर्नमेंट अभी प्रोसेस में है न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस बनाने के लिए, जिसमें कि एलोकेशन जो लैंड का है, जो ज़मीन का जो बंटवारा है, एलोकेशन मतलब होता है बंटवारा, वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को देने के लिए उनका जो गाइडलाइंस है वो अभी भी प्रोसेस में है। तो इस सेंटेंस में द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हम जेरेंड फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसमें बी इसमें आपका आंसर होगा, बी पार्ट इसमें गलत है। और एलोकेशन ऑफ लैंड, एलोकेशन के बाद हम 2 वर्ड लगाते हैं, ये सही है। और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दा यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक जनरल टर्म है, ये एक जनरल टर्म, ये सारे टर्म जनरल हो चुके हैं। और ये सेंटेंस मैंने एज इट इज़ लिया है एक एग्जाम से, उसमें भी दा नहीं लगा हुआ है, और मेरे हिसाब से भी इसमें दा नहीं लगेगा, क्योंकि पर्टिकुलराइज नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें आपकी जो गलती है वो है बी। नेक्स्ट देखते हैं। इन आवर एक्सपीरियंस पीपल यूजुअली वैल्यू थिंग्स दैट दे हैव टू पे ऑफ मोर देन दोज दैट दे रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि लोग जो होते हैं वो उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिनके लिए उन्होंने पैसा दिया है, जिनके लिए उन्होंने पे किया है, वनस्पत उन चीज़ों के जो उनको फ्री में मिली हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहां पर गलती क्या हो सकती है? थिंग्स दैट दे हैव टू पे फॉर। ठीक है, उन चीज़ों की वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिन चीज़ों के लिए उन्होंने पे किया हुआ है, पे फॉर। तो यही इसमें गलती है, पे ऑफ नहीं होगा। पे ऑफ का मतलब होता है किसी का हिसाब कर देना, किसी का जितना भी हिसाब निकल रहा है
उसको पूरा हिसाब देके उसका अकाउंट को बंद करना, उसको हम बोलते हैं पे ऑफ। ठीक है, हिसाब चुकता करना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर है कीमत चुकाना, तो उसके लिए पे फॉर यहाँ पर सही रहेगा और आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाइसिकल्स। ये बात तो सही है कि चाइना एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, एक टॉप मैन्युफैक्चरर है। तो देखिए मैंने भी यहाँ पर बोला, लीडर नहीं बोला मैंने, लीडिंग बोला, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर लगा हुआ है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर लगा हुआ है और मैन्युफैक्चरर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन की हम विशेषता किससे बताते हैं, एडजेक्टिव से। तो एडजेक्टिव क्या होगा, लीडिंग। लीडर तो अपने आप में ही एक नाउन हुआ ना, तो जैसे तो दो नाउन लगा दिए, लीडर भी एक नाउन हुआ और मैन्युफैक्चरर भी एक नाउन हुआ। तो मैन्युफैक्चरर की अगर विशेषता बतानी है, उसको मॉडिफाई करना है, तो आप एडजेक्टिव से ही तो बताएंगे। तो एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव होगा लीडिंग यानी टॉप मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गलती है और आपका इसमें आंसर होगा ये, इसमें आंसर होगा आपका ए, इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं वाइल प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज ऑनलाइन मेक इट कन्वीनियंट एंड इजीली एक्सेसिबल टू कस्टमर्स वी फेस मैनी चैलेंजेस। while providing such facilities online makes it convenient। तो बी में इसमें गलती है क्योंकि जो जेरेंड होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है कि इस तरह की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये एक काम है, एक एक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर मेक्स इट कन्वीनियंट एंड इजीली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं, ये टू लगा हुआ है यहाँ पर, सही है ये। कस्टमर वी के साथ फेस है, ये सही है। मैनी चैलेंजेस, बाकी सारा सब सही है। यहाँ पर आपका मेक, आपका इसमें इरोनियस पार्ट है, इसको आप बोलेंगे मेक्स। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। बी इसमें आपका गलती है और बी इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं मच इज द इनफ्लो ऑफ ट्रैवलर्स दैट इट इज टफ टू बुक एन एयर टिकट टू अहमदाबाद एंड द इंटरनेशनल टू आर ऑलमोस्ट ओवर बुक्ड। एंड द इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक्चुअली होना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर गलती है मच इज द इनफ्लो ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि ट्रैवलर्स का इनफ्लो, मतलब इतने सारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं कि अहमदाबाद के लिए टिकट बुक करना एकदम टफ हो गया है, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसके लिए भी टिकट बुक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ओवर बुक्ड है। इंटरनेशनल एक्चुअली ये फ्लाइट्स होना चाहिए, एंड द इंटरनेशनल टू आर ऑलमोस्ट ओवर बुक्ड, इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक्चुअली ये होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें गलती क्या है, ये बहुत ट्रिकी सेंटेंस है, ये SBI PO का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर मच इज द इनफ्लो ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब ट्रैवलर्स का जो इनफ्लो है वो ऐसा है, ठीक है, कि अहमदाबाद के लिए टिकट बुक करना मुश्किल है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो ओवर बुक्ड हो ही चुकी हैं। तो ट्रैवलर्स का इनफ्लो ऐसा है, तो ऐसा है को बताने के लिए यहां पर आप बोलेंगे सच इज द इनफ्लो ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, मच की जगह आप बोलेंगे सच इज द इनफ्लो ऑफ ट्रैवलर्स। बहुत टफ सेंटेंस है ये, बहुत ट्रिकी सेंटेंस है और SBI बैंक PO का सेंटेंस है ये। ठीक है, तो इसमें आपका जो एरर होगी वो ए इसमें एरोनियस पार्ट है और आपका आंसर होगा इसमें ए। सच इज द इनफ्लो ऑफ ट्रैवलर्स दैट इट इज टफ टू बुक एन एयर टिकट टू अहमदाबाद एंड द इंटरनेशनल फ्लाइट टू आर ऑलमोस्ट ओवर बुक्ड। तो ये इसमें आपका गलती है। नेक्स्ट देखते हैं द एक्ट्रेस बिलीव्स इन बीइंग फिट एंड फील्स दैट देयर आर टू मच हाइप अराउंड साइज 0 इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहां पर इसमें सेंटेंस है। द एक्ट्रेस, एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस की बात हो रही है तो इसलिए इसमें द सही है। एक्ट्रेस सिंगुलर है इसलिए बिलीव्स लगा हुआ है, ये सही है। बिलीव्स इन, ठीक है, बिलीव्स इन, बिलीव्स के बाद इन ही आता है तो इन सही है, और इन एक प्रपोजिशन है तो इसके बाद ING फॉर्म लगी हुई है, ये भी सही है। इन बीइंग फिट एंड फील्स सही है क्योंकि सिंगुलर एक्ट्रेस है। दैट देयर आर टू मच हाइप, ये गलती है इसमें। यहाँ पर इसमें जो हाइप है वो सिंगुलर है और हाइप के बाद यहाँ पर आप लगाएंगे देयर इज, यहाँ पर आप लगाएंगे देयर इज टू मच हाइप इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। ठीक है, हाइप का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना एक, ठीक है, उसको कुछ ज्यादा ही हवा बना देना, उसको हम बोलते हैं हाइप। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हाँ सही है, बी में आपका आंसर होगा
क्योंकि आर की जगह इज आएगा और इज आर वाला जो पार्ट है वो बी में है, तो इसलिए आपका बी इसमें आपका आंसर होगा। मैं इस ट्यूटोरियल में काफ़ी सारे बेसिक्स आपको बता रहा हूँ और ये बेसिक्स से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। जैसे एक्ट्रेस के बाद बिलीव्स मैंने बताया, बिलीव्स के बाद इन लगा हुआ है, इन ही आता है, इनके बाद आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाइल द एक्ट्रेस विंस fans with her on screen firework off screen, it is her down to earth attitude and easygoing manner that wins her friend. देखते हैं इस सेंटेंस को एग्जामिन करते हैं। while the actress wins, फैन सही है, विन सही है, with her on screen यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है ये। while the actress wins fans for her होना चाहिए एक्चुअली ये। with her on screen firework off screen, it is her down to earth attitude and easy going manner that, यहाँ पर मेन जो गलती है वो यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, ये यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। विन जो हो रहा है वो दो चीज़ों के लिए हो रहा है, मतलब दो चीज़ों की वजह से उसको फ्रेंड्स मिल रहे हैं। एक तो उसका डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है और एक इजी गोइंग मैनर है। तो ये जो वर्ब है ये दो सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। एक तो डाउन टू अर्थ उसका एटीट्यूड है और एक ये सेकेंड वाला है इजी गोइंग मैनर। तो उसके लिए ये कंबाइंड मिला के ये विन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विन आएगा, विंस नहीं आएगा। और ये इसमें मेजर मिस्टेक है, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने एज इट इज़ एग्जाम से लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक यहाँ पर भी लग रही है। वाइल द एक्ट्रेस विंस फैंस फॉर हर, थोड़ा सा फॉर हर होना चाहिए, लेकिन मेजर मिस्टेक इसमें डी वाले पार्ट में है, तो इसका आंसर मैं डी ही मानूंगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इवन दो द एक्सचेंज attract the attention of all those present at the police station, the inspector continued his tirade against the girl. देखिए इस सेंटेंस को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? Even though the exchange attract the attention of all those present at the police station, मतलब पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे, जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। यहाँ पर एक्सचेंज का क्या मतलब है? एक्सचेंज का मतलब है उनमें जो दो चार लोग बैठे हुए थे, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, और उनमें जो हल्का सा कहासुनी हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तू में हो रही थी, उसके लिए यहाँ पर ये एक्सचेंज वर्ड आया है, ठीक है। तो पहले तो इसको समझने की कोशिश करिए कि एक्सचेंज का मतलब क्या है। इवन दो, हालांकि, इवन दो द एक्सचेंज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑल दोज प्रेजेंट एट, यहाँ पर सही है, एट सही है, पुलिस स्टेशन, द इंस्पेक्टर कंटिन्यूड हिज टायरेट अगेंस्ट द गर्ल। टायरेट का मतलब होता है कि एक लॉन्ग स्पीच जिसमें आप क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज़ को, किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा किया है, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। एक बहुत लंबा सा जो स्पीच होता है जिसमें एक्यूजेशन हम लगाते हैं हम दूसरे के ऊपर और तेज आवाज़ में चिल्ला के बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं टायरेड, ठीक है। ये सारे वर्ड जितने भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, सारी वोकैबलरी जितनी भी आपके एग्जाम में आ रही है, मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगी, जो डेली वोकैब सीरीज है। इसलिए डेली वोकैब सीरीज के जितने भी वीडियो हैं सारे आप देख लो, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसमें गलती कहाँ पर है? इसमें गलती ये पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूड लिखा हुआ है, लिखा है ना कंटिन्यूड, ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो इसलिए ये वाला जो वर्ब है ये भी आपकी V2 में आएगी, पास्ट टेंस में आएगी। अट्रैक्टेड हम इसको बोलेंगे। Even though the exchange attracted the attention of all those presented at the police station, the inspector continued his tirade against the girl. तो इसमें आपका B, इसमें आपका गलती है और आपका आंसर होगा इसमें B, ठीक है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये सेंटेंस। और एट इसमें इसलिए आया है क्योंकि एट हम यूज़ करते हैं एक पॉइंट को बताने के लिए, एक पॉइंट को सिग्निफाई करने के लिए हम एट यूज़ करते हैं। तो उस पॉइंट पर ये झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस पॉइंट को सिग्निफाई करने के लिए एट लगा है और एट बिल्कुल सही है इसमें। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स टू एश्योर द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग देयर फेथ विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक सेकेंड इसको एग्जामिन करते हैं एक पार्ट को। विद दिस इनिशिएटिव ये सही है, द यहाँ पर सही है क्योंकि पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। द कॉर्पोरेशन होप्स यहाँ पर सही है क्योंकि ये कॉर्पोरेशन सिंगुलर है। टू अश्योर सही है। द पब्लिक दैट इट इज़ कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आता है, सही है। प्रोवाइडिंग गुड सर्विस सही है, एंड सही है। एंड रिन्यूइंग सही है क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइडिंग लगा है तो यहाँ पर भी रिन्यूइंग आएगा, सही है।
देयर सही है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक के लिए यूज हो रहा है ये, तो देयर यहाँ पर सही है। फेथ, फेथ विद द पब्लिक, फेथ होता है किसी चीज में, फेथ इन, तो यहां पर होगा फेथ इन, ये आपका इरोनियस पार्ट है यहां पर, फेथ इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो यहां पर ये डी पार्ट इसमें इरोनियस पार्ट है और डी पार्ट में आपका इसमें गलती होगी, डी इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स फॉर आर कल्चर। इसको एग्जामिन करते हैं। द सोल आइडिया बिहाइंड सही है, ये बिहाइंड वर्ड सही है, बिहाइंड एक प्रपोजिशन है तो उसके बाद कंडक्टिंग सही है, सच प्रोग्राम सही है, इज टू क्रिएट वर्ड यहाँ पर सही है क्योंकि क्रिएट वर्ड अवेयरनेस के साथ आता है, अमंग यहाँ पर सही है क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पर ये सही है अमंग यंग। देखिए अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ आवर कल्चर या अबाउट आवर कल्चर, क्रिएट अवेयरनेस हम करते हैं किसी चीज के बारे में तो यहां पर आपका ये पार्ट गलत है, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ आवर कल्चर या अबाउट आवर कल्चर, तो इसलिए डी इसमें गलती है और आपका आंसर होगा इसमें डी, इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गेम्स स्केड्यूल्स टू बी हेल्ड इन द स्टेट have plunged into crisis just 2 months prior the opening ceremony by allegations of corruption, shoddy workmanship and delays in handing over venues। मतलब गेम्स जो होने थे, गेम्स शेड्यूल टू बी हेल्ड इन द स्टेट हैव प्लंज इनटू क्राइसिस, मतलब वो गेम जो अगले महीने होने थे, 2 महीने बाद होने थे, वो प्लंज इनटू क्राइसिस मतलब वो क्राइसिस में चले गए, कोई परेशानी खड़ी हो गई है वहाँ पर, वो रुक गए हैं गेम्स, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी से 2 महीने पहले क्योंकि करप्शंस के आरोप लग रहे हैं। शॉडी वर्कमैनशिप, शॉडी का मतलब होता है इन्फीरियर, मतलब जिस काम को ढंग से नहीं किया गया है उसका हम बोलते हैं शॉडी वर्कमैनशिप, एंड डिलेज मतलब बहुत सारे जो उसमें डिले हुए हैं जिसमें वेन्यूज़ को अलग अलग पार्टीज़ को दिया गया है, तो वो है इसमें। तो इसमें गलती कहाँ है, इसमें गलती है, इसमें गलती यहाँ पर है एक्चुअली, प्रायर के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं, प्रायर टू, ठीक है, यहाँ पर इसमें सी पार्ट में गलती है और यही इसका आंसर है आपका, सी इसमें आपका आंसर होगा, मेजर मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसमें ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिए हैं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सेंटेंसेज हैं सारे ये, और इसी तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप कई बार देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प इससे मिलेगी। ये है मेरी कुछ लिंक्स जिनके थ्रू आप फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है एक फेसबुक पर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, उसको आप लाइक करिए प्लीज़। ये है मेरा यूट्यूब चैनल का URL, इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी इस वीडियो के नीचे। और यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश एडवांटेज के नाम से है, जो फ्रंट पेज है उसका, उसमें भी ये सारी लिंक्स दी हुई हैं, फेसबुक की, ट्विटर की, तो उसके थ्रू आप वहाँ से डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस यहाँ पर भी एक ग्रुप है, इस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। अपना नाम लिख के भेजिए और ऐड मी और अपना नाम आप लिख के भेजिए तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और उसके थ्रू आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे और आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं उससे। और ये है मेरा ईमेल आईडी, इसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्राइसलेस हैं, बहुत यूज़फुल हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे नोटिफिकेशंस ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे अपलोड्स के। और आपका डेफिनेटली सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो जब आप देखेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो जब आप देखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा और डेफिनेटली आप सक्सेस के बहुत बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। इस वीडियो के बाद भूलिए मत सब्सक्राइब करना, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर सक्सेस। So once again I would say that thank you very much for watching this complete video and I wish you all the best for your bright future. Thank you.